नमस्ते बच्चों, मैं अर्पण सिंह। मैं इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ आपको, और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था धीरे धीरे हम आगे बढ़ते 4 चैप्टर हमने ख़त्म कर दिए संदीप करके, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 4। अब हम इस सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे कन्फ्यूजन है वहाँ पे आप जो है हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कहीं भी कैसे भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। दूसरा ये है कि आप पहले तो सिंसियर हो जाइए। आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लीजिए। जो आपका टीचर कह रहा है उसे फॉलो करिए। क्लास रेगुलर करिए। क्लास रेगुलर मतलब आप जहाँ भी कोचिंग ट्यूशन जहाँ पे भी जा रहे हैं, अगर आप नहीं जाते वहाँ पे रेगुलर तो आपके साथ दिक्कत आएगी, आगे चल के आएगी। और अभी हम लोग क्योंकि इस दिक्कत को फेस करते हैं तो हम आपको इसलिए बता देते हैं। दूसरा यह है कि मान लीजिए कोई बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो आपका नहीं होगा बेटा। देखो, बिना प्रैक्टिस के आप अव्वल नहीं हो सकते। पास हो जाना अलग मैटर है, अव्वल दर्जे का मतलब फर्स्ट आने का आप पोजीशन लाने के लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। तो आप उम्मीद करिए और मेहनत भी ना करिए तो दोनों एक साथ नहीं चलेगा। आपको उम्मीद करना पड़ेगा तो मेहनत भी करना पड़ेगा। जब आपने लक्ष्य बड़े रखे हैं तो उसका भुगतान भी आप ही करेंगे, कोई और करने वाला नहीं है। क्योंकि और ज़्यादातर लोग छोटे लक्ष्यों में खुश हैं या किसी मजबूरी में उसमें काम करने लगे हैं, तो वो आपको सलाह भी वही देते हैं जो वो छोटे मतलब उसी तरीके से आपको सलाह भी दे देते हैं, तो आप उसे फॉलो कर। लेकिन अगर वाकई में आपका लक्ष्य बड़ा है और विजनरी काम कर रहे हैं तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा। अभी हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं ये मनी है, और सबसे बड़ी बात है कि मनी सबके जीवन में पैसा या मुद्रा, जिसे मुद्रा बोलते हैं हिंदी में से, मुद्रा को सबको ज़रूरत होती है। अब आप सोचिए मनी ना हो तो क्या होगा। तो पहले या कौन सा सिस्टम चलता था? तो पहले जो सिस्टम चलता था वो बार्टर सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? बार्टर सिस्टम। ठीक। अब बार्टर सिस्टम में हमें ये देखना था क्या होता था कि हम वस्तु के बदले वस्तु ले लेते थे। जैसे मान लो किसी को व्हीट की ज़रूरत है तो वो इसके बदले में राइस कहीं से ले लेता था, राइस वाला व्हीट को दे देता था। या आपको कोई सामान बनवाना है, चप्पल सही कराना है, और उसे अगर गेहूं की ज़रूरत है तो वो गेहूं हम उसे दे देते थे और चप्पल ले लेते थे। या अगर किसी चप्पल बनाने वाले को, या पहले गांव में होते थे कुछ चप्पल वगैरह बनाते, या मान लो कि हमें कोई और प्रोडक्ट चाहिए, कोई और सर्विस चाहिए, बाल बनाने हुए, तो उसके बदले में हम व्हीट या राइस कुछ ऐसा दे देते थे वस्तु के रूप में, जो वहाँ से पेमेंट हो जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लोगों को ऐसा लगता है। जब तक हम सिस्टम नया लाते नहीं ना तब तक पुराना सिस्टम ही अच्छा लगता है। हमें बड़ा अजीब ही लगता है क्योंकि सिस्टम में बदलाव बड़ा ज़रूरी है, टीचर की थिंकिंग में बड़ा ज़रूरी है, और हम उस पर काम करते चले जाते हैं। एक चीज़ में कुछ भी विकसित नहीं होती, और ना एक चीज़ जो है हमेशा सही होती है। सबसे पहली बात मैं यही आपसे बता देना चाहता हूँ कि ना तो एक चीज़ हमेशा सही होती है, ना तो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमें रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। चाहे आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, वहाँ पे भी अमेंडमेंट या संशोधन होते रहते हैं समय समय परिस्थितियों के हिसाब से, और सामाजिक स्थितियाँ बदलती रहती हैं। यहाँ पे भी कुछ यही कहानी है कि आपका जो मुद्रा है वो इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि अब हुआ क्या समस्या, बार्टर सिस्टम में पहले आपकी डिफिनीशन बता दे रहे हैं क्योंकि बुक के लैंग्वेज के साथ आप जाएंगे। बार्टर एक्सचेंज रिफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स फॉर गुड्स, पहले तो यही है, गुड्स फॉर गुड्स। मतलब अगर हम आपको सामान लेना चाहते हैं तो सामान के बदले में आपको सामान देते हैं। अब हम लोग खुद ही गांव में देखे हुए हैं कि अगर किसी को पोटैटो चाहिए था तो वो अगले को राइस या कुछ दे देता था, ठीक है, तो उसके बदले में वो ले लेता था। तो गांव में अदला बदली चलता रहता था। एक्सचेंज माने समझ ही रहे आप, किसी सामान को विनिमय करना, हिंदी में विनिमय बोलते हैं, अदला बदली आप समझ लीजिए। वेयर देयर इज डायरेक्ट बार्टर गुड्स एंड सर्विसेज, और वहाँ पे सीधा हम एक्सचेंज कर देते थे गुड्स एंड सर्विसेज को। इस कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी या सीसी इकोनॉमी। इसे हम दो तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एक तो बोलते हैं बार्टर इकोनॉमी और एक बोलते हैं इसे सीसी इकोनॉमी। बार्टर इकोनॉमी और सीसी इकोनॉमी। अब इसमें मेन क्या है, ये होता क्यों था? क्योंकि हमारे पास जब कोई चीज़ लेन देन हम क्यों करेंगे, कुछ आपके पास है और किसी के पास नहीं है,
अब आराम से चीज़ों को समझिए पहले तो। और चैप्टर हम करा सकते हैं, बहुत छोटा चैप्टर है, फिर मैंने कहा कि हम इसे समराइज कर सकते हैं, पर आप ज़रूर चीज़ों को सुना करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। पेशेंस रखेंगे तो जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे और जल्दी प्राप्त करेंगे। पेशेंस रखने पे ही सफलता ज़्यादा अच्छी से मिलती है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, हड़बड़ाहट में आप गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि देखो बार्टर एक्सचेंज, अब बार्टर एक्सचेंज में मान लो किसी को चाहिए अनियन, ठीक है, किसी के पास है पोटैटो, ठीक। अब यहाँ पे इसको इन्होंने पोटैटो दे दिया और यहाँ पोटैटो जिसको अनियन चाहिए था वो ले लिया, ठीक है। इसका मतलब आपने चीज़ें एक्सचेंज कर ली। अब एक्सचेंज करने पे तो ज़रूरत पूरी हो गई, लेकिन क्या पता इस पोटैटो वाले को राइस की भी ज़रूरत है और राइस वाले को ओनियन की ज़रूरत, ये ओनियन की ज़रूरत है, अनियन की, ठीक है ना। मतलब ये सोचो, अब ये गया पोटैटो वाले के पास, पर पोटैटो वाले के पास पोटैटो ही है। अब किसी अनियन वाले को खोज रहा है कि हमें ये मिले तो हम जाके फिर राइस वाले को दें। तो कहने का मतलब एक लंबी प्रक्रिया सर्चिंग की हो जाती थी, और जब जब इंसानों के जीवन में दिक्कत आती है तो उसका हल वो निकाल लेते हैं। इंसान के पास एक यही सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, जब जब उनके जीवन में कुछ दिक्कत आती है तो उसका वो हल निकाल लेते हैं। पर वो हल सही रास्ते से आया है कि गलत रास्ते से आया है, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सही या गलत का फैसला समय बता देता है, आप उस पर काम करते जाते हैं और फिर धीरे धीरे रास्ता निकालते चले जाते हैं। ये है भारत, ये किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होती है या विकास बोल दीजिए, डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे किसी चीज़ का। तो ऐसे ही अब इस सारी प्रॉब्लम की ज़रूरत, प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमारे पास आ गया मनी। तो आपकी बुक में पूछेगा कि क्यों हमें ये बार्टर सिस्टम हमारा लिमिट हो जाता था। तो पहले तो यही है कि दोनों के डबल कॉन्फिडेंस, मतलब दोनों की जो चाहत है सेम है कि नहीं है। मतलब जो चीज़ हमारे पास है, मान लो कि पर्सन 1 को कुछ चाहिए, पर्सन 2 को कुछ चाहिए, जो इसे चाहिए इसके पास है कि नहीं है, और नहीं है तो ये फिर कहाँ जाएगा, मान लो पर्सन 3 को है। तो अब ये लंबी प्रक्रिया, मान लो कि जो सामान पर्सन 1 के पास है वो 2 को दे दिया, अब 2 को वो चाहिए ही नहीं, ये 3rd को दे दिया, 3rd घूम के ये, लेकिन ये क्या तीनों एक साथ सर्कुलेट होंगे? तो सर्कुलेट ही नहीं हो पा रहा था। तो हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए था कि जो पेमेंट को आसान कर दे। तो पहला हमारे पास है कि लिमिटेशन ऑफ बार्टर। अब इसी को बोल रहे हैं लिमिटेशन, कि कहाँ तक इसकी सीमाएं खत्म हो जाती थी। तो लिमिटेशन क्या था? लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंट ऑफ व्हाट। तो यही है पहला, लैक ऑफ, ठीक है, मतलब दोनों का जो चाहत है वो कॉन्सिडेंस कर जाए, ये बहुत कम होता था। दूसरा क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब हाँ, ये बहुत अच्छा चीज़ लिखा है, देखो जैसे मान लो कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। देखो कॉमन मेजर वैल्यू का मतलब कि एक जो चीज़ हम ले रहे हैं उसका मेजरमेंट एक ही पैमाने से ले रहे हैं कि अलग अलग पैमाने से ले रहे हैं। अब दो चीज़ है, सोचो कि प्राइस कैसे डिफाइन करते हैं हम? भाई डिमांड और सप्लाई से, डिमांड एंड सप्लाई से। तो अगर हम किसी गांव में या शहर में कोई एक चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है तो वहाँ उसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है, लेकिन कहीं पे उसका उत्पादन नहीं हो रहा तो वहाँ वैल्यू बढ़ गई। तो अब हम उसका मेजर ही नहीं, मान लो कि कहीं पे व्हीट ज़्यादा हो रहा है और व्हीट का रेट है 20 रुपये, और कहीं पे व्हीट जो है ये कम हो रहा है तो यहाँ पे प्राइस है 40 रुपये। तो ये 20 वाले के हिसाब से ले कि 40 वाले के हिसाब से ले, ये भी बहुत मतलब वेरिएट कर जा रहा है, वेरिएशन है। और इस वेरिएशन को से जो है हम नापने में मतलब पैसे का सही कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे, या जो एक्चुअल वैल्यू है, पैसा तो था ही नहीं, तो वहाँ पे जो हम कुछ भी चलता रहा होगा, दमड़ी कौड़ी जो, तो धीरे धीरे वही इवेल्युएट हुआ है। तो कहने का मतलब जैसे कि जो रियल वैल्यू है वो पता नहीं चल रही है चीज़ की, गुड्स और सर्विसेज पे हमें जो रियल वैल्यू है वो हमको पता नहीं चल रही है, ठीक है। अब हमारा है लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, मतलब हम इसे हम रख नहीं सकते बाद में देने के लिए।
डिफर्ड पेमेंट का मतलब अगर हम किसी चीज़ को मान लो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे उधार पे भी नहीं दे सकते क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत जल्दी डिक्रीज होगी, ठीक है। डिफर्ड पेमेंट मतलब मैं वादा नहीं कर सकता कि बाद में दूंगा, क्या पता ये सर्वाइव करे या ना करे, खराब हो जाए। और ना इसकी स्टोर वैल्यू होती थी क्योंकि आपका बीट हो गया या कोई फसल हो गई या कुछ भी क्रॉप हो गया वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा जिस तरीके से है। तो कोई ऐसी ठोस वस्तु है, ई ब्रिक है या वगैरह जो भी है, वो तो आपकी लंबी चलती रहेगी। पर आपका जो कोई क्रॉप है, जैसे मान लो आपका व्हीट है, क्या ये आप 1 साल तक आप स्टोर कर सकते हो इसे? नहीं, खराब हो जाएगा, ठीक है। आपके पास राइस है, 1 साल तक स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये 4 चीज़ें आपको जो है पैसा या मनी के फॉर्मेशन या मनी जैसी चीज़ का कॉन्सेप्ट देने के लिए ज़रूरी था। पहला तो डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट, कितनी चीज़ थी फिर से देख लो। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो कोई पूछेगा ना तो आप वही आंसर दो। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। इसके बाद जो है कॉमन मेजर वैल्यू, और स्टैंडर्ड डिफर पेमेंट, स्टैंडर्ड डिफर पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब इस वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। ये 4 चीज़ें फिर से आपको याद रखना है। डबल किस किस चीज़ की? तो लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस। तो अभी हम पहुंच गए हैं मनी क्या है। तो मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है विच इज जनरली एक्सेप्टेड, मतलब जिसे हम जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक मीडियम हो जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेजर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू स्टोर होती है, मतलब उससे कैपेसिटी होती है कि मतलब फ्यूचर से प्रेजेंट तक भी हम कुछ खरीद सकते हैं। और मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट, और हम फ्यूचर भी के लिए भी उसे सेव कर सकते हैं मनी को, तो मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो 4 चीज़ है। मनी कुछ भी हो सकता है जो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे, मेजर ऑफ वैल्यू के तौर पे, ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। 4 चीज़ याद रखना, फिर से बार बार मैं डिस्कस करूंगा मनी पढ़ाते हुए। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और मीन्स फॉर स्टैंडर्ड पेमेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। क्योंकि चैप्टर आसान है, लेकिन फिर भी आप एक तर्ज पे जाके लिखेंगे ना, लिखने का जो रिदम होता है वो ठीक रखना आप। फिर से मान लो पूछे मनी क्या है, तो मनी इज एनीथिंग जो एक्सेप्टेड हो, ठीक है, किस में? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब ये मीडियम है, कुछ भी अदला बदली के लिए हमें बीच में मनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, ये हो गया। तीसरा क्या हो गया? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। चौथा क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा ये जो ऊपर के 2 फंक्शन होते हैं ना, इसे हम प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। पहले तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और कुछ उसकी वैल्यू है जो मेजर्ड की गई है, नापी गई है, ठीक है ना, मेजर्ड ऑफ वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू को मेजर किया जा सकता है, ठीक है, वैल्यू का मापन, ठीक। दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में हम जाके उसको स्टोर कर सकते, मतलब इसको रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, या फ्यूचर में हम कुछ खरीद सकते हैं, उसकी वो वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी उसकी। और स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू सेम चीज़ है, मतलब जब आप समझेंगे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो तुम्हारा ये है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट में, कि स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट मीन्स दैट मीन एक्ट एज ए स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में भी किया जा सकता है। मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट हैज सिंप्लीफाइड द बारोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन, मतलब हम किसी को उधार दे सकते हैं या उधार ले सकते हैं।
मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू खराब हो जाएगी। तो ये बारोइंग और लेंडिंग में सुविधा प्रदान कर देती है। जैसे आपने लिया, लेकिन अब क्या आप बार्टर सिस्टम में ऐसा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि चीज़ें खराब हो सकती थी। आप लेके तो क्या बारो करोगे, क्या लेंड, वही चीज़ वापस थोड़े ना कर देगा। लेकिन मनी एक मेजरमेंट होता है जिसे आप सिर्फ उसकी वैल्यू पे करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप क्या पैसे का लेन देन थोड़े ना कर रहे हो अभी डिजिटल मार्केट में, तो आप सिर्फ वैल्यू पेमेंट कर दिए कि इसके पास इतनी वैल्यू है, इसके पास इतनी वैल्यू है, तो मनी के फॉर्म में। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू में मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। मतलब जो हमारा अवेलेबल फंक्शनल कोई डिनोमिनेशन होता है, जिसे हम प्रेजेंट टू फ्यूचर हम जो है कुछ भी परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर परचेजिंग पावर होता है फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। तो आज ये चैप्टर यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफिनिशन, जो लीगल मनी कितने टाइप के होते हैं, और मनी सप्लाई पढ़ेंगे। और आपको कोई भी टॉपिक में इकोनॉमिक्स में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको धीरे धीरे ठीक करूँगा। और एक बात और है कि जब आप पढ़ते रहें इकोनॉमिक्स का बच्चा, आप किताब को 2-4 बार पढ़िए, आप समझ भी जाएंगे। समझना आसान है, ठीक है, आपको समझा दिया जा रहा है। लेकिन आप लैंग्वेज, अब आजकल लैंग्वेज इतनी ज़्यादा हम छोड़ते जा रहे हैं जैसे भाषा के कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। पर ऐसा आप बहुत गलत जा रहे हो। आप भाषा का जो डिक्रीजिंग है ना, वो ठीक नहीं है आपके लिए। तो आप धीरे धीरे अपने भाषा के स्तर को उठा लीजिए, और फिर से हम भाषा पे काम करेंगे। लैंग्वेज अपना ठीक रखिए सब, और बहुत मीन लैंग्वेज यूज करके बहुत अच्छा नहीं हो जाने वाला है दुनिया। हाँ, आप कह रहे हो कि मैं प्रेशर रिलीज करता हूँ 2-4 कॉमेडियन वगैरह को देख के, तो आप प्रेशर रिलीज करते रहिए। पर प्रेशर सच पूछिए तो अच्छे काम करके आते हैं, वो अपने लिए अच्छा कर रहे होंगे तो शायद अच्छा कर रहे हों। अपनी भाषा को ज़रूर सुधारिए। भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है आपके जीवन में। और आप अगर अच्छे से किसी से बात करेंगे तो वही अच्छे से पेमेंट करेगा, मतलब वही अच्छे से आपको वो भी बात करेगा। दूसरा है कि आप जो एक्चुअल यूट्यूब पे देखते हैं ना, शायद सारी बात सच ना हो, ठीक है। तो आप चीज़ों को ठीक से रखिए। कुछ बातें स्क्रिप्टेड भी हो सकती है किसी की, सब कुछ रियल नहीं होता, आपको रियल जैसा दिखाया जाता है। अब उतनी एक्टिंग किसी को आए तो कर लेगा, और उतनी एक्टिंग किसी को ना आए तो नहीं कर सकता। पर आप बहुत अच्छे बच्चे हो, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि जितने लोग 11th और 12th में हो, पहले तो हम 12th की क्लास चला रहे हैं, तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपके नंबर इस बार बहुत अच्छे आने वाले हैं। हम मेहनत कराते रहेंगे, लेकिन हम ये जब कह दे रहे हैं नंबर अच्छे आने वाले हैं, तो उतना ही एफर्ट आप लगाएंगे, और हम आगे ऐसे पढ़ाते रहेंगे। आप हमको लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद और नमस्ते।